जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें दो पद हैं, द्विघात और समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात किसे कहते हैं? द्विघात तो एक बहुपद या बहुपद होता है, और समीकरण जो होती है उस बहुपद के आगे हम इज इक्वल टू 0 लगा दें तो वो द्विघात समीकरण बन जाती है। पहले तो ये देखना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 हो। उच्चतम घातांक मतलब जैसे मान लो x के अंदर कोई बहुपद है तो x की हाईएस्ट पावर जो है, x की अधिकतम जो घात है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, जहाँ पे a, b और c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं, और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, मान लो b 0 हो गया और c 0 हो गया, तो भी तो x की अधिकतम घात 2 रहेगी ना, तो द्विघात तो हुआ ये। अगर a ही 0 हो गया और ये दोनों 0 ना हुए तो ये द्विघात कहाँ रहा? द्विघात वाला पद तो खत्म हो गया ना, तो a 0 नहीं हो सकता। द्विघात के लिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a, b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। a ≠ 0 है और x एक चर राशि है। ठीक है, x चर राशि है यानी कि वेरिएबल है x। वास्तविक संख्याओं a, b, c को द्विघात बहुपद के गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x² का गुणांक या कोफिशिएंट क्या होगा? a होगा। x का क्या होगा? कोफिशिएंट b। और जो c है इसे हम जीरो घात का मतलब जीरो घात के बहुपद का कोफिशिएंट कहते हैं, या फिर इसको कांस्टेंट भी कह देते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c है। ठीक है, द्विघात बहुपद को px से निरूपित करते हैं। px मतलब पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में x लिखा है तो x के अंदर जो पॉलिनोमियल होता है, x के अंदर जो बहुपद है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। px से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, और px की जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c, जहाँ पे a 0 नहीं है ये बताई दी है। अब जैसे एग्जांपल देखो, 9x² + 5x - 4। ठीक है, 9x² + 5x - 4, तो 9x² में जो 9 है, x² का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है -4 है। ठीक है, ये तो हुआ द्विघात बहुपद। ऐसे ही x² - √2x, 3 - x², इन तीनों में x के अलावा और कुछ नहीं है, और x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 हो, 1 हो ही ना। ठीक है, जैसे कि इसमें है 2 है और x के एक घात वाला पद ही नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो, जैसे इसमें x² है -√2x है, कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, और कांस्टेंट भी हो, x² का पद भी हो और x का पद भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि x² का जो है x² का पद ना हो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये है ही द्विघात ना, द्विघात वाला पद 0 हो गया तो फिर द्विघात रहेगा ही नहीं। ठीक है, आदि द्विघात बहुपद है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो द्विघात समीकरण। ये तो हो गया द्विघात बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में। अब द्विघात समीकरण जो होती है वो क्या होती है वो देखो। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax² + bx + c = 0। अर्थात जो द्विघात बहुपद हमें ऊपर जो पढ़ा है उसमें = 0 लगा देंगे तो वो एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जहाँ पे a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए जैसे ऊपर बताया मैंने, और a, b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में 0 आता है लेकिन a के लिए नहीं है, वो b और c 0 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूल, यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूल किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं? चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे पीछे हमने द्विघात समीकरण पढ़ी, ठीक है, उस द्विघात समीकरण में x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि बराबर इक्वल टू 0 लिखा था ना, तो 0 आ जाए। अगर 0 आता है तो वो द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। ठीक है, जितनी पावर का पॉलिनोमियल होगा, जितनी घात का बहुपद होगा, उसमें अधिक से अधिक उतने ही रूट हो सकते हैं। अगर कोई बहुपद द्विघात है, यानी कि 2 घात, अधिकतम 2 घात 2 है, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, तो उसमें अधिकतम जो रूट है, अधिकतम वास्तविक जो रूट हैं या वास्तविक मूल हैं, वो 2 ही हो सकते हैं। अधिकतम क्यों यूज किया यहाँ पे वर्ड? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वास्तविक मूल 1 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वास्तविक मूल हो ही ना, दोनों काल्पनिक हो, एक वास्तविक हो या एक काल्पनिक हो, ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों ही वास्तविक हो। अधिकतम 2 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू a द्विघात समीकरण px बराबर 0 का एक मूल होगा यदि और केवल यदि pa बराबर 0। इसका मतलब समझो, px क्या है? px है एक द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि x के अंदर एक द्विघात बहुपद, इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये क्या हुआ? द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है, p ब्रैकेट में x लिखा है और यहां लिखा है p ब्रैकेट में a, यानी कि x की जगह में अगर a रखूं तो 0 आ जाए, तो वो a क्या है? द्विघात समीकरण का एक मूल है। ये तो पहले बताया कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए द्विघात समीकरण जो है वो संतुष्ट आ जाए। संतुष्ट होने का मतलब इक्वल टू 0 है, तो इधर भी इक्वल टू 0 आ जाए। तो इधर x की ऐसी मान लो a वैल्यू रखी, a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जैसे मान लो 2 है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो द्विघात समीकरण अगर 0 देती है वैल्यू, तो वो 2 जो है वो द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, द्विघात गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी कि हल करने का मतलब यह है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या है, अपने को ये चेक करना है, मतलब ये देखना है। ठीक है, ये गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रैक्शनाइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है, चरण 1, इसमें स्टेप है। जैसे स्टेप 1 क्या है कि सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप अर्थात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इस रूप में लिखना है। जैसे मान लो x² यहाँ है, ठीक है, पहले x का पद आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर x² का पद आ गया, या फिर x का पद आ गया, कांस्टेंट आ रहा, x² का पद इक्वल टू के इधर लिखा है, या कैसे भी उसको लिखा है, तो उसको इस तरह इस फॉर्म में लेके आना कि सबसे पहले x² का पद आए, फिर x का पद आए, फिर कांस्टेंट आए और इक्वल टू 0 आए। ठीक है, के रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद देखो स्टेप 2 क्या है? a तथा c की गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ac के गुणनखंडों का ऐसा युग्म p, q माना ज्ञात करते हैं जिनका योग b के बराबर हो, अर्थात p प्लस q इक्वल टू b और p q इज इक्वल टू ac। यानी कि b के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें, मान लो p और q, b के ऐसे 2 टुकड़े हैं। ठीक है, जहाँ पे जो p प्लस q है, दोनों को अगर ऐड करें तो वो b के बराबर आ जाए, और अगर दोनों का गुना करें तो a और c, यानी कि x² का गुणांक और कांस्टेंट का गुणांक, इन दोनों के बराबर आ जाए, ac के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। ये चीज अभी अगर कम समझ आ रही है तो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें अप्लाई करेंगे इसको, फिर देखेंगे कि ऐसा कैसे किया जाता है। ठीक है,
अभी तो एक समझने के लिए है बस। फिर देखो नेक्स्ट जो स्टेप 3 है उसमें देखो मध्य का पद यानी कि बी एक्स के स्थान पर पी एक्स प्लस क्यू एक्स रखकर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर अगला है अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं तथा x का मान ज्ञात करते हैं। x के ये मान ही दी गई द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो पी एक्स प्लस क्यू एक्स और इधर क्या आया था ए एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, बी एक्स को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद का जो मतलब जो प्रक्रिया है उसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से या एक सवाल करके देखेंगे। उसमें एक तरफ से कुछ कॉमन लेके, ठीक है, एक्स में मतलब एक बहुपद सा आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके एक्स में एक बहुपद आ जाएगा और वो बहुपद दोनों में कॉमन होगा। फिर ऐसा हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अभिष्ट मूल ज्ञात करेंगे। फिर दूसरा जो तरीका है वो है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें देखो गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। p और q की ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिसके लिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू बी और पी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा। ठीक है, हो सकता है हमें इसमें टाइम लग जाए, हो सकता है कि हमें दिमाग में ना आ रहा हो कि p और q की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि p और q की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, काल्पनिक मूल के लिए हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है जिसमें हम डायरेक्ट चाहे तो मूल काल्पनिक हो, चाहे तो मूल वास्तविक हो, चाहे तो मूल काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो, तो उसको हम इस एक फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमें समीकरण दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दी है। ठीक है, तो उसके लिए जो x की वैल्यू आएगी, x की पहली तो अधिकतम दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखो कैसे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इसमें दो वैल्यू हैं, a की फॉर्मूले में दो वैल्यू हैं। कैसे, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है ना, जैसे मान लो x के दो मान आएंगे। जैसे एक बार हमने प्लस ले लिया, ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो जो एक बार प्लस लिया उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया, ये रूट आ गया मान लो। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एक रूट आएगा। तथा दूसरे के लिए हम एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस का निशान ले लेंगे। ठीक है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो ये एक दूसरा रूट आ गया, दो ही तो रूट होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर इसको क्वेश्चन करेंगे। अब देखो द्विघात समीकरण के विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होता है? विविक्तर ये देखो, विविक्तर या फिर हम इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या इसे कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी, बड़ा डी। ठीक है, जैसे व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविक्तर कहते हैं यदि डी से प्रदर्शित कर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सिर्फ इतना जो है ये क्या कहलाता है? ये विविक्तर कहलाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताती है कि अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू प्लस आ रही है, माइनस आ रही है, जीरो आ रही है, कैसी आ रही है, उससे हम ये बता सकते हैं कि इसके जो मूल हैं वो क्या काल्पनिक हैं, क्या वास्तविक हैं, क्या वास्तविक और समान हैं, क्या एक काल्पनिक और एक वास्तविक है, ऐसा भी हम बता सकते हैं। कैसे? देखो
द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो विविकता जो दिया है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जो है, अगर वो धनात्मक आती है, ठीक है, और पूर्ण वर्ग आती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 4, 9, 16, 25, इस तरह से, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी पूर्णांक का स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आती है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायर करने के बाद जो संख्याएं आती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, ये सारी संख्याएं जो हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो धनात्मक आती है और पूर्ण वर्ग आती है, ठीक है, धनात्मक भी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो जो मूलों की प्रकृति है वो क्या है? वास्तविक, परिमेय और असमान होती है, ठीक है। वास्तविक होगी, दोनों मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे, ऐसा नहीं है कि काल्पनिक हो, निकलेंगे वो, ठीक है। परिमेय भी होंगे और असमान भी होंगे। असमान मतलब अलग अलग, ठीक है। अब देखो दूसरी, धनात्मक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से बड़ा हो, ठीक है, धनात्मक हो, परंतु पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। तो इसमें जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक तो होगी। जैसे 0 से बड़ा आते ही वास्तविक तो होती है, ठीक है। पूर्ण वर्ग और बिना पूर्ण वर्ग से हमें ये पता लगता है कि कोई वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। परिमेय का मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय का मतलब जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब अगर ये देखो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके ऊपर अगर रूट लगा दें तो उसका पूरी वैल्यू आएगी नहीं। जैसे √3, √3 की पूरी वैल्यू नहीं आएगी, √4 की तो आ जाएगी 2, ठीक है। तो वो मूलों की जो प्रकृति है वो अपरिमेय होगी और असमान होगी। तीसरा जो है वो ये है कि ऋणात्मक जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऋणात्मक हो, यानी कि <0 हो। अगर ऋणात्मक है तो मूल जो है वो क्या होंगे? अधिकल्पित या फिर उसे काल्पनिक भी बोलते हैं। इमेजिनरी रूट होंगे, दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ गया, मान लो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और समान, ठीक है। ये आपको याद कर लेनी है, ये सारणी जो है वो याद कर लेनी है। वैसे आपको याद होगी शायद, अभी आए हैं आप, काफी लेट आए हैं। आवाज आ रही है क्या? कोई रिस्पांस तो दे दो, आवाज या फिर ये है ना, आ रही है ना? ठीक है। लेट हो गया आज आप। चलिए नेक्स्ट देखो। देखिए, द्विघात समीकरण बनाना, यदि मूल दिए हों, ठीक है, हमें सवाल के अंदर मूल दिए होंगे। जैसे कि हमें एक सवाल करना है जिसके मूल 2 और 3 हैं, ठीक है, और उसके लिए द्विघात समीकरण क्या होगी? जिसके मूल 2 और 3 हैं, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, अपने जैसे शीट करेंगे ना, शीट भेजूंगा आपको, उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि 2 मूल दे रखे हैं हमें, तो उसके लिए द्विघात समीकरण बतानी है कि ये ऐसी कौन सी द्विघात समीकरण है जिसके मूल 2 और 3 हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो? वैसे तो ये सब चीजें आपको बताई गई हैं पहले भी, पहले की क्लास में, बहुपद वाली क्लास में, ठीक है। अब द्विघात समीकरण है तो ये एक तरह का बहुपद ही है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, ठीक है। माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा बीटा हैं।
तब द्विघात समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि x की जगह पे हम अल्फा रखें तो भी वो जो द्विघात समीकरण है उसको संतुष्ट करेगी, और बीटा रखें तो भी उसको संतुष्ट करेगी, क्योंकि ये दोनों उसके मूल हैं। यहाँ पे x की जगह पे अल्फा रखो, अल्फा माइनस अल्फा 0, सारा 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो ना हो, अगर ये 0 है तो गुणा में जो भी संख्या होती है वो 0 हो जाती है, और बीटा के लिए ये 0 होगी। अब यहाँ पे ये 0 नहीं होगी तो ये कंप्लीट 0, तो फाइनल तो 0 हुआ ना, तो ये संतुष्ट कर रही है अल्फा और बीटा दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, x को x से करें, ठीक है, फिर ऐसे करना, ठीक है इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, हमें अंत में ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर दो मूल दे रखे हैं, ठीक है, मान लो 3 और 2 दे रखे हैं, तो हमें समीकरण कैसे ज्ञात करनी है, सबसे पहले हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर लिखना है माइनस, फिर ब्रैकेट में अगर 2 और 3 अगर 2 मूल दे रखे हैं तो 2 प्लस 3 यानी कि 5x, ठीक है, प्लस और 2 और 3 का गुणा यानी कि 6। देखो हमें अगर दो मूल ऐसा दे रखा है, ठीक है, मूल जो है हमें दे रखे हैं हम 2,3, और इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बतानी है। ठीक है, द्विघात समीकरण बता दें, हमें ये याद है, ठीक है, ये याद है तो कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है, जो मूल दिए गए हैं वही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस यानी कि 2 + 3, और साथ में x प्लस इन दोनों का गुणा यानी कि 2 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक समीकरण आ गई। हमें ऐसा ही याद करना है, जैसे मान लो हमें ये मूल दिए गए होंगे और हमें समीकरण ज्ञात करनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखो, लेट रहे हैं आप, लेट कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, इस समीकरण इस दी गई समीकरण इस समीकरण की दी गई समीकरण से तुलना करने पर मूलों का जो योग है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और ठीक है, और मूलों का जो गुणनफल है वो क्या है, c/a, ये दो है। ठीक है, अब देखो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसी हुई, अर्थात x जो द्विघात समीकरण है वो कैसी हुई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अभी आप ये बताओ कि आप लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो आज क्लास, भावना कुमारी जी, आप तो रेगुलर हो ना, या कोई नेट का इश्यू आ रहा है आज? नेट का तो कोई इश्यू नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट अपने एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है, जो थ्योरी है वो कंप्लीट होगी अपनी, 4 चैप्टर हो चुके हैं अपने। ठीक है, कल टेस्ट किस किसने दिया था, पहले तो ये बताओ, किसी ने टेस्ट नहीं दिया कल? टेस्ट आप दें, भले ही 5 क्वेश्चन करें, उसमें से 4 क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन करें, पर टेस्ट आप जरूर दें। ठीक है, अभी आपको जो टेस्ट का शेड्यूल है वो तो पता लग ही गया ना, हमने कल से शुरू किया था, पर आप ये कह सकते हो कि सर हमें पता नहीं था पहले,
अब नेक्स्ट जो टेस्ट रहेंगे वो आपको शेड्यूल जो है वो उसमें पता लग गया ना आपको, उसमें आया है ग्रुप के अंदर। आया सर। हाँ, तो आप आगे से मतलब ये माइंडसेट के साथ चलना कि उसी डेट को उसी बार को टेस्ट होगा, वो यस सर। टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है। यस सर। ओके सर। ये कोई मैटर नहीं करता कि हमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसमें 5 क्वेश्चन कर लो, आप 4 क्वेश्चन कर लो, 10 आ रहे हैं 10 कर लो, ठीक है। किसी से कंपैरिजन नहीं करना, हमें खुद से करना है। चलिए जो है क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपने। आपको डाउट वगैरह पूछते ही नहीं हो क्या? सारा समझ आ जाता है क्या आपको? जो शीट मैं भेजता हूँ, ठीक है, वो आप अगर करो तो उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारा कुछ आ जाए आपको समझ में। कोई डाउट वगैरह पूछा तो करो। या आपके पेपर चल रहे हैं क्या शायद, है ना? हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं आपके? यस सर, कल खत्म हो गए थे। कल खत्म हो गए थे? सर। तो फिर आज से आप यस रेगुलर फिर ये जो भी होमवर्क मिलता है आपको, जो भी शीट मिलती है, आप क्वेश्चन करो उसके। क्या है कि थोड़ा सा बिजी करो खुद को। अभी टाइम जो है 20-21 को है एग्जाम, ठीक है। अपने 17 तक क्लास लगेगी, 17-18 तक मैक्सिमम। उसके बाद तो क्या क्लास लगेगी? तो कितने दिन बचे हैं अपने यस पास? 15 दिन ही बचे हैं मैक्सिमम। अब 15 दिन के अंदर यस सर। हमें पढ़ना भी है और उसके जो सवाल है वो भी प्रैक्टिस करने हैं। टीचर जो है आपको समझा सकता है, जितना हो सके आपको जो प्रैक्टिस जो है आपको करनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पांस दोगे ना, जैसा अच्छा रिस्पांस दोगे, तो और कुछ करेंगे आपके लिए। टेस्ट आप दो। आज की क्लास आपने लेट ज्वाइन की है, या आपने ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे आ जाएगी बाद में देख लेंगे, है? बहुत हो गया हमारा। ये क्वेश्चन करते हैं, बुक है मेरे पास, बुक में से ही करना। देखिए सवाल जो है, सवाल आप पढ़ पा रहे हैं? देखो कौन सा सवाल करें। ये देखो 12 नंबर सवाल देखो। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x, समीकरण हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। इसका जो मूल दे रखा है हमें, वो दे रखा है -2। तो हमें p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल जो नंबर है वो 12। हमें ये समीकरण दे रखी है, ठीक है, और एक मूल दे रखा है। तो हमें तो ये पता है ना, जो इसके मूल जो होते हैं वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते ही हैं, ठीक है। तो x की जगह पे हम -2 रखें, ठीक है। x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -2 माइनस पी इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा ही, ठीक है। और 2 गुना माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस पी इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का 4 माइनस का 4 ये गया, कट गया ये, ठीक है। माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर भी 0 आएगा, ठीक है। पी बराबर 0 आएगा। 12 का ए होना चाहिए। देखो 12 का ऑप्शन ए, और ये रहा ऑप्शन ए पे कितना है? 0 है। इतने छोटे सवाल हैं आपके, आसान सवाल हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2m x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें लिखा है कि इसका एक मूल जो है
वो x इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, x इक्वल टू -1/2 है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पे -1/2 रख देंगे, जैसे ऊपर सवाल किया। ठीक है, 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 2m -1/2 -3 इक्वल टू 0। कितना आया? 3। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 2, ये 2 से 2 कट गया। कितना आया? माइनस का m -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3/4 -m -3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आएगा m जो है, m को इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू कितना आया? 3/4 -3 m इक्वल टू 3 -12/4। ओके, तो ये आ गया -9/4। ठीक है, -9/4 ये -9/4। ओके, 13 का बी, 13 का बी, 13 का बी, इस तरह से करनी है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट आपको आज की क्लास के लिए।